गुड मॉर्निंग इंडिया, ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, पीसी संचोरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा एपिसोड ईएनए एग्जाम न्यूज एनालिसिस। एग्जाम न्यूज एनालिसिस वो इम्पोर्टेंट, वो महत्वपूर्ण, वो काम उपयोगी, वो परीक्षा उपयोगी, वो सामग्री उपलब्ध करवाता है जो राजस्थान के मुखारबिंद से मुखरित हुई राजस्थान सूजस बुलेटिन को आधार बना करके हम यहाँ आपके सामने उस एपिसोड को ईएनए के रूप में, एग्जाम न्यूज एनालिसिस के रूप में हाजिर कर रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी आप प्रोत्साहित कीजिए और दूसरों के लोगों के कल्याण के लिए भी आप उनके मोबाइल की डीपी तक, उनके व्हाट्सएप की डीपी तक, उनके फेसबुक पेज पर आप इस बात को शेयर कीजिए। तो आइए, राजस्थान सूजस बुलेटिन पर आधारित है। कोई भी एग्जाम होता है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है, आरपीएससी है, हर एग्जाम की, हर डिपार्टमेंट के एग्जाम की राजस्थान आधारित कोई भी एग्जाम है उसकी उत्तर कुंजी है। हर डिपार्टमेंट के जो भी पेपर होते हैं उनकी उत्तर कुंजी कह दी जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। वो राजस्थान सूजस आधारित सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो राजस्थान सूजस आधारित समाचारों को मैंने यहाँ समेटा है जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय द्वारा जारी होती है और राजस्थान सरकार का मुखारबिंद से मुखरित हुए समाचार है। राजस्थान सौर ऊर्जा में नंबर 1, राज्य सरकार के प्रयासों से 16,060 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 115 करोड़ रुपए स्वीकृत, राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। राज्य सरकार 6,15,000 दिव्यांगों को लाठी बनी, उनको सहारा दिया। 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जल्द शुरू होगी बाल वाटिकाएं। पहला समाचार है, राजस्थान सौर ऊर्जा में नंबर 1, राज्य सरकार के प्रयासों से 16,060 मेगावाट विद्युत उत्पादन। देखो, राजस्थान में विद्युत उत्पादन के, राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन के 2 प्रकार कह सकते हैं। पहला है वो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल, क्योंकि परंपरागत है, ट्रेडिशनल कह दो, ओल्ड कह दो, ये सारे रिसोर्सेज है। और एक है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो, चाहे रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन हो, जितने भी सम्मेलन हुए पृथ्वी को बचाने के लिए, तो उनमें एक एजेंडा ये सामने आया कि पृथ्वी को यदि आगे बचाना है तो हमें ट्रेडिशनल ऊर्जा रिसोर्स को छोड़ करके गैर परंपरागत और रिन्यूएबल और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर ध्यान देना होगा। तो गैर परंपरागत और परंपरागत में आता है कोयला ऊर्जा संसाधन, फिर आता है यूरेनियम ऊर्जा संसाधन, फिर आता है पेट्रोलियम ऊर्जा संसाधन, फिर आता है प्राकृतिक गैस ऊर्जा संसाधन। तो ये भूमिगत वो संसाधन है जो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगे और मानव के लिए ऊर्जा संकट पैदा करेंगे। लेकिन एक अनवरत रूप से पूरे दिन और एक ही पलक में, यदि पृथ्वी को एक ही पलक में कोई ऊर्जा उपलब्ध करवा सकता है तो वो हमारा चमकता सितारा आकाशीय और नभीय और गगनीय वो है भास्कर। और भास्कर द्वारा उत्पादित गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में आता है सबसे पहले सौर ऊर्जा। और इस ऊर्जा में, भास्कर की ऊर्जा है, जो हमारे इस भानु की ऊर्जा है, जो हमारे सूर्य की ऊर्जा है, जो हमारे दिवाकर की ऊर्जा है, जो हमारे सूरज की ऊर्जा है, उसमें राजस्थान पूरे भारत में प्रथम है। और रिन्यूएबल जो मंत्रालय है, नवीकरणीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह अनुमानित किया गया है कि राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा में नंबर 1 आने के कई कारण है कि राजस्थान 325 दिन आकाश खुला रखता है, 325 दिन आकाश खुला रखता है।
और ये 6 से 7 मीटर प्रति मीटर प्रति डे ऊर्जा उत्पादन जो क्षेत्र है वो भी उपलब्ध करवाता है। तो 325 दिन आकाश खुला रहता है और आकाश खुला रहने के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पहुंचती है। भारत के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन में संभाव्य राज्यों में सबसे ज्यादा राजस्थान, दूसरा स्थान है वो जम्मू कश्मीर का है। और राजस्थान के जिलों में सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे संभाव्य जिलों में, उत्पादन में नहीं, संभाव्य जिलों में पहला स्थान जोधपुर का है। जोधपुर संभाव्य जिलों में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर सकता है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन राजस्थान वर्तमान में 16,060 मेगावाट कर रहा है। इस प्रकार राजस्थान 16,060 मेगावाट कर रहा है। राजस्थान सरकार कह रही है कि हमने 2019 सौर ऊर्जा नीति जारी की। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा नीति जारी कब हुई? सौर ऊर्जा नीति जारी कब हुई? 2019 में हुई, राजस्थान सरकार ने की थी। और विशेषकर 18 दिसंबर 2019 को सौर नीति जारी की। और यह सरकार के 1 साल के कार्यकाल के बाद सौर ऊर्जा नीति जारी की। रिन्यूएबल में, सौर ऊर्जा में वर्तमान राजस्थान सरकार 16,060 मेगावाट उत्पादन करके प्रथम स्थान पर है। और इनमें भी जो सबसे पहले और सबसे बड़े क्षेत्रों में आता है वो जो सौर ऊर्जा पार्क आते हैं उनकी बात आती है। तो इनमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंदर है, जैसे पार्क में बड़ला पार्क सौर ऊर्जा जोधपुर सबसे बड़ा सौर पार्क है। यह विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। बड़ला विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है, सबसे बड़ा सौर पार्क है। इसके अंदर वर्तमान में 2245 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रही है और 100 अरब से ज्यादा रुपए इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं। बड़ला पार्क जोधपुर सौर ऊर्जा का विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। ये 2245 मेगावाट उत्पादन करता है और इसमें 100 अरब से ज्यादा विभिन्न कंपनियां इन्वेस्ट कर चुकी है। बड़ला के बाद में जो आता है वो है नोक। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है नोक जैसलमेर में पड़ता है। नोक जैसलमेर में पड़ता है और ये 925 मेगावाट का है। नोक जैसलमेर में पड़ता है, 925 मेगावाट का है। और जो तीसरा है वो है 750 मेगावाट का, वो है फलोदी। तो ये राजस्थान के बड़े बड़े सोलर पार्क है। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में 2019 की नीति के अलावा भी खूब सारे राजस्थान ने ऐसी योजनाएं संचालित कर रखी है, जैसे रूफटॉप सोलर स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा आपके घरों के अंदर हीटिंग के लिए भी राजस्थान सरकार सब्सिडी दे रही है। आप यदि सौर ऊर्जा पंप लगा रहे हो तो भी राजस्थान सरकार दे रही है। जोधपुर राजस्थान वो जिला है जो सर्वप्रथम सोलर ट्रेन भी चलाने में सक्षम हो गया है। तो इस प्रकार राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले को राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा की संभाव्यता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने उनको 3 जिलों को सीज घोषित किया है। 3 जिलों को सीज घोषित किया है। ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, ये राजस्थान में ये जैसलमेर, ये बाड़मेर और ये जोधपुर। इस प्रकार इन 3 जिलों को राजस्थान सरकार ने सीज घोषित किया है, जिसे कहते हैं सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन जिले हैं वो है जोधपुर, इधर पड़ता है जैसलमेर और इधर पड़ता है बाड़मेर। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर ये सीज के अंतर्गत आते हैं। और सीज वो जिले हैं जो 325 दिन से ज्यादा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, किसी भी प्रकार के जो आकाश में बादल नहीं छाए रहते हैं। इसके अलावा इसी सूजस के अंदर का है कि हम इस सौर ऊर्जा के साथ साथ राजस्थान सरकार वर्तमान में जो एक भारत सरकार की योजना है कुसुम, भारत सरकार की योजना है कुसुम। इसका अर्थ होता है
ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये भारत सरकार ने चलाया था। और ये भारत सरकार ने चलाया, इसमें कई घटक है, कुसुम के अंदर कई घटक है। पहले घटक के अंदर अनुसार यह है कि यदि कहीं 33 और 11 केवी के 33 और 11 केवी के सब स्टेशन के आसपास में, सब स्टेशन के आसपास में यानी 5 किलोमीटर के एरिया में यदि किसान के पास में बंजर भूमि है तो सरकार कुसुम योजना के तहत उसे वहां सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस घटक के अलावा एक घटक यह भी है कि यदि 3 से लगा के 10 तक एचपी के हॉर्स पावर के यदि पंप सेट कुएं के ऊपर, ट्यूबवेल के ऊपर यदि पंप सेट लगाती है तो भी सरकार सब्सिडी देती है। तो इस प्रकार सरकार अनुदान देने का कार्य करती है इसके तहत। और अनुदान देने का है वो 40:60 का अनुदान है राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का 60% हिस्सा है कुसुम के तहत और राजस्थान सरकार का 40% हिस्सा है। और ये 3 से 10 एचपी का या 7.5 एचपी का, 3 से 7.5 एचपी का यदि कोई पंप सेट किसान लगाना चाहे तो उसके लिए सरकार अनुदान देती है। हमारा एक अलवर जिले के अंदर एक गांव है, ये ये जयपुर जिले का गांव है बालोजी जयपुर में पड़ता है। और जयपुर की तहसील है वो है कोटपुतली के अंदर राजस्थान का पहला कुसुम योजना के अंतर्गत पंप सेट लगा था। राजस्थान सरकार कह रही है कि हमने 45 पंप सेट लगा दिए हैं, 45 पंप सेट लगा दिए हैं। और ये 45 पंप सेट ऑफ ग्रिड भी है और ग्रिड आधारित भी है। ये भी कुसुम के अंतर्गत एक घटक है कि ग्रिड आधारित यदि अधिकतम बनाती है तो वो ग्रिड के अंदर चली जाएगी और सरकार आपको पैसा देगी। और यदि आपके अनुसार आप बना रहे हो और अपने खुद के लिए बना रहे हो, अपने निजी कार्यों के लिए, अपने निजी सिंचाई क्षेत्र के लिए बना रहे हो तो भी सरकार अनुदान देगी। और वो बालोजी जयपुर के कोटपुतली में प्रथम स्थापित हुआ था। 45 पंप सेट लगा चुकी है सरकार। इसके तहत भी 60 मेगावाट विद्युत उत्पादन कुसुम के तहत राजस्थान सरकार कर रही है। ये सौर ऊर्जा का है। राजस्थान सरकार ये कह रही है कि 4576 मेगावाट हम पवन ऊर्जा से भी उत्पादन कर रहे हैं। पवन ऊर्जा से भी हम 4576 मेगावाट कर रहे हैं। 125 मेगावाट हम बायोमास से कर रहे हैं, बायोमास से करते हैं। और बायोमास में यह है कि तूड़ी है, गेहूं की तूड़ी है, चावल की भूसी है, सरसों है, तिल की भूसी है, उन के अवशिष्ट को जला करके और तापीय विद्युत के माध्यम से जो बायोमास ऊर्जा उत्पादन किया जाता है उसमें राजस्थान सरकार कह रही है कि हमने 125 मेगावाट बायोमास के माध्यम से हम उत्पादन कर रहे हैं। और लघुपन विद्युत है, लघुपन विद्युत के तहत हम 24 मेगावाट उत्पादन करने लग गए हैं। जो हमारे जैसे आईजीएनपी है, आईजीएनपी अंदर अनूपगढ़ है, सूरतगढ़ है, इनके अंदर इन्होंने जो आईजीएनपी में जो पानी की धारा बह रही है उनके नीचे इस प्रकार लगा करके विद्युत उत्पादन के लघुपन विद्युत हाइड्रो पावर के तहत लघुपन विद्युत उत्पादन किए जा रहे हैं। वो भी राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा के तहत लगभग 24 मेगावाट वर्तमान में उत्पादन कर रहा है। चलो अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली हमारी न्यूज है कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 115 करोड़ रुपए स्वीकृत। अब देखो एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट में नाम दिया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। क्या है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? पहले इसकी बात करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं एयरपोर्ट? देखो, कार्यों के अनुसार, उपयोग के अनुसार एयरपोर्ट के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मुख्य एयरपोर्ट जो राजस्थान में है वो है एक तो सिविल एयरपोर्ट और एक सैनिक एयरपोर्ट, जो सेना के अधीन होता है और सैनिक कार्यों के लिए, युद्ध के लिए वगैरह, शांति काल में किस प्रकार सेना अपना अभ्यास करेगी उनके लिए होते हैं वो सैनिक एयरपोर्ट। और एक सिविल एयरपोर्ट जहां नागरिक उतरते चढ़ते हैं। इनके अलावा बनावट की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से एयरपोर्ट के जो कई प्रकार हो सकते हैं। पहला है जैसे
शुरुआत में बनता है तो उसे कहते हैं ग्राउंड फील्ड एयरपोर्ट। ग्राउंड फील्ड एयरपोर्ट वो हवाई अड्डा जो बिल्कुल शुरुआत में पहले बना हुआ था। यदि इसको मॉडिफाइड करें इस ग्राउंड फील्ड को तो उससे कहते हैं ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट कहा जाता है। यदि एकदम कोई किसी भी एरिया में किसी भी प्रकार का एयरपोर्ट नहीं है और सरकार एकदम ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल एकदम नया एयरपोर्ट बना रही है और 150 किलोमीटर के तहत कोई भी एयरपोर्ट नहीं है और सरकार बिल्कुल उसका फंडामेंटल, उसका फाउंडेशन जो स्टोन है वो पहली बार डाल रही है और एक साथ में पैसे जारी करके उसे बना रही है, तो उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। तो ऐसा राजस्थान में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है वो कोटा के अंदर स्वीकृत किया है और उसके लिए 115 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा में जो है उसके लिए पैसे स्वीकृत हुए हैं। तो सरकार ये चाहती है कि कोटा के अंदर स्वीकृति मिले और कोटा जो क्षेत्र है, कोटा उत्तर या कोटा से निर्वाचन क्षेत्र से जो आते हैं शांति धारीवाल, उनका भी क्षेत्र है। हमारा वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनका भी क्षेत्र है। वसुंधरा राजे के बेटे हैं दुष्यंत सिंह जी, वो वहां से सांसद है, उनका भी वो निर्वाचन क्षेत्र है। तो हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए पहले वसुंधरा सरकार ने कोलान झालावाड़ के अंदर भी एक प्रस्तावित किया था कि हम यहाँ बनाएंगे। तो इस प्रकार उस कोलान को चुका करके यहाँ झालावाड़ के अंदर एक स्थान पड़ता है कोलान में, झालावाड़ कोलान में यहाँ भी एक एयरपोर्ट है वो प्रस्तावित है कोलान में। इसके अलावा अभी जो बन रहा है वो कोटा में ग्रीनफील्ड बन रहा है। इससे पहले कोटा के अंदर पहले से कोटा एयरपोर्ट है। राजस्थान में कोटा एयरपोर्ट के अलावा जयपुर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है सांगानेर एयरपोर्ट। सांगानेर एयरपोर्ट राजस्थान का सबसे व्यस्त रहने वाला एयरपोर्ट है और स्वच्छता की दृष्टि से 2020 में इसे तीसरा स्थान भी मिला। और छोटे एयरपोर्ट में स्वच्छता के लिए जिसने स्थान पाया है वो है उदयपुर एयरपोर्ट। तो सांगानेर एयरपोर्ट, और सांगानेर एयरपोर्ट राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत में कुल 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत में कुल 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और ये जो सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर है ये राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसे 2002 में ये, जैसे ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया और यहां पड़ता अफ्रीका के उत्तर में पड़ता है ये सऊदी अरब। जयपुर से यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड जो संयुक्त अरब अमीरात, तो संयुक्त अमीरात 7 सेक राज्यों का संगठन है और एक महत्वपूर्ण है दुबई जो है सबसे पहले 2002 में जयपुर से दुबई के लिए उड़ान भरी गई थी 2002 में। 2005 में इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की बात की और वो महीना था दिसंबर का महीना। 2006 में इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फरवरी 2006 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया। सांगानेर हवाई अड्डा राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद आगे जब बात आती है तो हमारे गंगानगर में सूरतगढ़ सैनिक हवाई अड्डा है और बीकानेर में नाल सैनिक हवाई अड्डा है। नाल अड्डा है वो भी सैनिक हवाई अड्डा है। इसके बाद में जैसलमेर एयरपोर्ट, जैसलमेर में सैनिक एयरपोर्ट पे भी है लेकिन यहाँ सिविल व्यवस्था भी की गई है। जैसलमेर के बाद में बाड़मेर में उत्तरलाई एयरपोर्ट है। इसके बाद में जोधपुर एयरपोर्ट फ्लाइंग सैनिक के लिए भी है और सिविल के लिए भी है। और फलोदी एयरपोर्ट जो सेना के अधीन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ
इंडिया के अधीन जो है राजस्थान के सिविल एयरपोर्ट में 7 है, बाकी 3 से 4 जो एयरपोर्ट है वो सैनिक एयरपोर्ट के अंतर्गत आते हैं। और कई ऐसे एयरपोर्ट भी हैं जो सैनिक भी है और सिविल भी है। इसके बाद में जो डबोक एयरपोर्ट है, डबोक एयरपोर्ट उदयपुर में स्थित है। डबोक एयरपोर्ट उदयपुर में स्थित है। वर्तमान में एक नया राजस्थान में एक नया एयरपोर्ट और बन के तैयार हुआ है जो किशनगढ़ एयरपोर्ट है। राजस्थान का नवीन जो एयरपोर्ट बन करके तैयार हुआ है वो है किशनगढ़ एयरपोर्ट, और किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में स्थित है। किशनगढ़ एयरपोर्ट। तो इस प्रकार राजस्थान में जो एयरपोर्ट है, कोटा 1, जयपुर 2, किशनगढ़ 3, सूरतगढ़ 4, नाल एयरपोर्ट 5, जैसलमेर एयरपोर्ट 6, बाड़मेर एयरपोर्ट 7, फलोदी एयरपोर्ट 8 और जोधपुर एयरपोर्ट 9 और उदयपुर एयरपोर्ट 10, डबोक एयरपोर्ट। और ये जो है रातानाडा एयरपोर्ट है वो जोधपुर का है। और फिर अभी जो नया बन रहा है वो हमारा कोटा के अंदर और बन रहा है, जिसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। इस प्रकार 11 जो एयरपोर्टों की संख्या हो जाएगी। राजस्थान में जो हवाई पट्टियां हैं वो टोटल राजस्थान में 22 हवाई पट्टियां हैं। राजस्थान में 22 हवाई पट्टियां हैं, 22 हवाई पट्टियां हैं। यानी ये अचानक यदि आपका हेलीकॉप्टर उतारना है तो 22 हवाई पट्टियां। इन 22 हवाई पट्टियां में से 18 है वो सरकारी है, 18 सरकारी है और 4 निजी क्षेत्र में, 4 निजी क्षेत्र में। 4 जो निजी क्षेत्र में वो जो एक है 12 जो हवाई पट्टी है, 12 हवाई पट्टी। देखो डरना नहीं है, बिल्कुल एकदम आराम हो, एक एक स्टेप करके याद करना है। राजस्थान में हवाई पट्टी कितनी है? 18, 22 हवाई पट्टी है। 18 सरकारी है, 4 निजी है। 4 निजी में से कौन कौन सी है? एक 12 हवाई पट्टी, 12 हवाई पट्टी है वो अडानी ग्रुप की है और वर्तमान में अडानी सुर्खियों में भी है। तो अडानी ग्रुप की ये निजी क्षेत्र में, अडानी की निजी क्षेत्र में। इसके बाद में एक का कांकरोली है, कांकरोली राजसमंद में पड़ता है। कांकरोली हवाई पट्टी, कांकरोली हवाई पट्टी, और ये राजसमंद में पड़ती है। कांकरोली राजसमंद, राजसमंद। और ये जेके ग्रुप के अधीन है और जेके ग्रुप सीमेंट के लिए जाना जाता है। कांकरोली हवाई पट्टी, 12 हवाई पट्टी अडानी ग्रुप, कांकरोली हवाई पट्टी जेके ग्रुप। इसके बाद में यहां टोंक पड़ता है। टोंक, टोंक के अंदर हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ स्थापित किया। रतन शास्त्री उनकी पत्नी थी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने अपनी बेटी की याद में वनस्थली विद्यापीठ जीवन कुटीर के नाम से शुरुआत की थी। फिर उसे वनस्थली विद्यापीठ में बदल दिया गया, जहां बालिकाओं की राजस्थान की सबसे बड़ी स्कूलों में से एक है। और सैनिक से लेकर के, एनसीसी से लेकर के, खेलों से लेकर के, पीएचडी से लेकर के सब जो शिक्षण व्यवस्था की गई है वो है वनस्थली विद्यापीठ। तो एक वनस्थली विद्यापीठ के अंदर, वनस्थली विद्यापीठ में हवाई पट्टी है। और इसके बाद में एक पिलानी झुंझुनू में, पिलानी झुंझुनू में, और ये बिरला ग्रुप के अंदर है। सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है बिरला परिवार झुंझुनू का। तो बिरला पिलानी टोंक वनस्थली विद्यापीठ के अधीन, 12 हवाई पट्टी अडानी के अधीन, कांकरोली हवाई पट्टी जेके ग्रुप के अधीन। इस प्रकार 22 राजस्थान में हवाई पट्टियां हैं। हवाई यात्रा के लिए भारत सरकार ने उड़ान नाम से एक योजना स्टार्ट की थी, उड़े देश का आम नागरिक। और ये लोकल एरिया कनेक्टिकट की एक व्यवस्था थी, लेकिन चल नहीं पाई। उसके लिए आधा घंटा से लगा के घंटा और 2 घंटा तक हवाई यात्रा करने का सफर और उसका न्यूनतम रुपए जो किराया है वो बाध्य किया था, लेकिन वो चल नहीं पाई। तो इस प्रकार कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई तो हमने बता दिया कि राजस्थान में कौन कौन से एयरपोर्ट है। 1 अगस्त 1953 को हमारा जो वायुयान है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और राजस्थान में 2006 में नागर विमानन निगम की स्थापना की। राजस्थान में 2006 में नागर विमानन निगम की स्थापना की।
नागर विमानन निगम की स्थापना 2006 में ही की है। इस प्रकार भारत में वर्तमान में 35 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन चुके हैं और भारत का जो पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, भारत का पहला, वो है काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो है काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट और ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में भी ये पड़ता है दुर्गापुर में। तो ये भारत का पहला काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। तो इस प्रकार चलते हैं अगली न्यूज पे। राज्य सरकार 6,15,000 यानी 6.15 लाख दिव्यांगों की लाठी बनी, यानी मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन एक स्कीम चल रही है, मुख्यमंत्री योग्यजन सम्मान योजना, सीएम योग्यजन सम्मान योजना। दिसंबर 2018 से जो इन्होंने इसका नाम दिया, सीएम जो योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री योग्यजन सम्मान योजना। मुख्यमंत्री योग्यजन सम्मान योजना में पहली बात आती है कि योग्यजन में होगा कौन। योग्यजन में निःशक्त व्यक्ति होगा, निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा क्या है? निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा यह है कि वो पूर्ण रूप से अंधता से ग्रसित हो, ब्लाइंड हो या उसको अंधता, उसे रतुंधी हो, दिखता नहीं हो, बिल्कुल वो भी है। इसके अलावा वो श्रवण शक्ति उसकी जा चुकी हो, या वो कोरोना काल में भी अपनी श्रवण शक्ति निःशक्त हो गया हो, चल नहीं पाया हो, निःशक्त हो गया हो, कुष्ठ रोग से ग्रसित हो और ये 40% वो विकलांग है, तो वो योग्यजन के अंतर्गत है। और योग्यजन होते ही मुख्यमंत्री योग्यजन सम्मान योजना का पात्र होता है। इसमें बोने की भी परिभाषा दी है, यदि कोई व्यक्ति 3 फीट और 6 इंच का है तो उसे राज्य सरकार मुख्यमंत्री योग्यजन सम्मान योजना के तहत शामिल करती है। और उस शामिल करने के बाद जो उसे देखो राशि दी जाती है, मुख्यमंत्री सम्मान योजना के अंतर्गत है कौन कौन सी राशि दी जाती है। यदि महिला 55 की है और पुरुष यदि 58 साल का है और इससे कम उम्र है 55 वर्ष महिला यदि 55 वर्ष है और पुरुष यदि 58 वर्ष है, इससे कम उम्र है, तो उन्हें 750 रुपए प्रति माह मिलेगा। यदि महिला 55 वर्ष और पुरुष 58 वर्ष से अधिक है लेकिन 75 वर्ष से कम है, लेकिन पहली कैटेगरी तो ये है, यदि वो महिला 55 वर्ष से कम है और पुरुष 58 वर्ष से कम है तो, और विशेष योग्यजन की योग्यता प्राप्त कर रहा हो, वो 40% है, किसी भी प्रकार से विकलांग हो, कुष्ठ रोग से हो, अंधता हो, अलपता हो, निःशक्तता हो, चलने में उसे कठिनाई हो, या वो बोना हो, 3 फुट 6 इंच का हो, तो राज्य सरकार कहती है कि वो व्यक्ति विशेष योग्यजन में आता है। और विशेष योग्यजन की जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, जो उसकी स्कॉलरशिप दी जाती है, जो उसे अनुदान दिया जाता है, जो उसे सहायता दी जाती है, हेल्प की जाती है, वो हेल्प कैसे करते हैं, और वो भी रोकड़िया कैसे करते हैं। देखो 55 वर्ष महिला यदि 58 वर्ष कम उम्र का पुरुष है तो उसे 750 रुपए मिलेंगे। यदि 55 वर्ष महिला 58 वर्ष पुरुष इस साल से अधिक है लेकिन 75 वर्ष से कम है तो उसे 1,000 रुपए महीना मिलेगा, और ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है, यदि वो 75 वर्ष से अधिक है तो उसे 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे, तो इस प्रकार ये 3 कैटेगरी दी है, 55 वर्ष महिला, 58 वर्ष
पुरुष इस वर्ष से कम है तो उसे 750 रुपए, और यदि 55 वर्ष महिला, 58 वर्ष पुरुष इससे अधिक है और 75 वर्ष से कम है तब उसे प्रति माह 1000 रुपए मिलेंगे। और यदि वो बिल्कुल एकदम बूढ़ा हो गया है और 75 वर्ष से अधिक है तो उसे 1500 रुपए प्रति माह मिलते हैं। और ऐसी राज्य सरकार कह रही है कि हमने 6,15,000 लोगों को, दिव्यांगों को, विशेष योग्यजन को हमने लाभान्वित किया है। तो राज्य सरकार किस प्रकार उनकी लाठी बनी है, किस प्रकार उनका सहारा बनी है। अब कितने की बनी है ये क्वेश्चन न पूछ करके निम्न में से विशेष योग्यजन की कैटेगरी है उन्हें किस प्रकार से दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही सुर्खियों में आया कोटपुतली जयपुर का गांव भालोजी किस लिए प्रसिद्ध है, बायोमास के लिए, बायोगैस के लिए, सोलर के लिए, या कुसुम योजना के तहत राजस्थान का पहला सोलर पंप लगने के लिए। तो एक क्वेश्चन है वो सोलर पंप से आएगा, कुसुम से आ जाएगा। अतः राजस्थान में बढ़ला जो सबसे ज्यादा विश्व का सबसे बड़ा 2245 मेगावाट उत्पादन करके विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आदि बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसलमेर के अंदर नोक है, वो 925 मेगावाट बड़ा सोलर पार्क है, उसका पूछा गया क्वेश्चन है। फलोदी 750 मेगावाट का उसका पूछा गया क्वेश्चन है। जब अपन इंडिया एसएससी लेवल की बात करते हैं तब काजी नजरुल इस्लाम जो एयरपोर्ट है उसके बारे में पूछा गया है, और ये दुर्गापुर में स्थापित हुआ था, और ये 19 सितंबर 2013 को हुआ था काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट। तो इस प्रकार के पूछे हुए क्वेश्चन आते हैं। अगला लेते हैं कि विद्यालयों में 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जल्द शुरू होगी बाल वाटिकाएं। देखो राज्य सरकार ने अपनी बजटीय घोषणा में यह कहा है कि हम आगामी 2 वर्षों में क्या करेंगे, हम आगामी 2 वर्षों में यह करेंगे कि यदि किसी गांव की 5000 आबादी है तो ऐसे 5000 आबादी वाले 1200 गांवों के अंदर हम ये करेंगे कि वहां अंग्रेजी शिक्षा की मजबूती के लिए हम महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलेंगे। अब सरकार ने यह भी कह दिया है कि हम यहाँ 10,000 शिक्षक भर्ती भी करेंगे अंग्रेजी माध्यम के, यह भी कह दिया है। लेकिन यह सरकार कह रही है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जल्द शुरू होगी। कितने में से? 1200 में से 925 में से बाल वाटिकाएं। और बाल वाटिकाएं ये होती है कि सरकार ने बाल वाटिकाएं घोषणा कर रखी है, लेकिन ये आंगनवाड़ी के तहत आती है। और ये 925 बाल वाटिकाएं, 925 बाल वाटिका में 1 से 3 वर्ष के बच्चे यहाँ अपने स्कूली शिक्षा से पहले सीखने का कार्य इन अंग्रेजी स्कूलों में जो बाल वाटिका शुरू हो जाएगी उसमें अंग्रेजी सशक्त करने का कार्य है वो यहाँ के बाल वाटिका में स्टूडेंट कर सकेंगे। इस प्रकार राजस्थान सरकार के मुख से मुखारविंद से मुखरित हुई उनकी वाणी जो हमारे एग्जाम उपयोगी हो, उसको आधार बना करके मैं आपका एपिसोड लेके आया हूँ। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सकें और आप जल्दी से जल्दी लाभान्वित हो सकें। प्लीज 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 शेयर, सब्सक्राइब।